स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। वर्ष 1882 में स्थापित एशिया का सबसे बड़ा स्लम क्लस्टर धारावी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी हैदराबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मुंबई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है जो मुंबई के मध्य में स्थित है। इसकी स्थापना ब्रिटिश राज के समय वर्ष 1882 में हुई थी, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। एडवेयर, रैनसमवेयर और ट्रोजन पद सामान्यतः जन समाचारों में किस संदर्भ में रहते हैं? ए जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय नीतियां, बी साइबर सुरक्षा और कंप्यूटर खतरे, सी वित्तीय धोखाधड़ी और बैंकिंग विनियमन, डी चिकित्सा अनुसंधान और टीका विकास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी साइबर सुरक्षा और कंप्यूटर खतरे। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। साइबर सुरक्षा। एडवेयर, रैनसमवेयर और ट्रोजन जैसे पद मलिशियस सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं जो कंप्यूटर और डिजिटल प्रणालियों के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। इनका संबंध सामान्यतः साइबर सुरक्षा से होता है क्योंकि साइबर अपराधी इनका उपयोग डेटा चोरी करने, एक्सेस को अवरुद्ध करने अथवा सिस्टम को क्षति पहुंचाने के लिए करते हैं, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है ताकि उन्हें कृषि मूल्यों में एकाएक गिरावट से बचाया जा सके। 2, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के सिफारिशों के आधार पर सरकार बुआई के मौसम की शुरुआत में इसकी घोषणा करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग, जिसे बाद में CACP नाम दिया गया, के गठन के बाद हुई थी। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने तथा किसानों को बाजार मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाने के क्रम में बाजार हस्तक्षेप के रूप में की गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है ताकि उन्हें कृषि मूल्यों में एकाएक गिरावट से बचाया जा सके, अतः कथन 1 सही है। बता दें कि सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का पालन करते हुए बुवाई के मौसम की शुरुआत में MSP की घोषणा करती है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ए वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्रदान करने वाले उपग्रहों का एक नेटवर्क, बी एक कंप्यूटिंग अवधारणा जहां दैनिक भौतिक वस्तुएं इंटरनेट से जुड़ी होती हैं और अन्य उपकरणों के लिए स्वयं को पहचान सकती हैं, सी वेब विकास के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रोग्रामिंग भाषा, डी बड़े पैमाने पर डेटा बैकअप के लिए एक क्लाउड स्टोरेज सेवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी एक कंप्यूटिंग अवधारणा जहां दैनिक भौतिक वस्तुएं इंटरनेट से जुड़ी होती हैं और अन्य उपकरणों के लिए स्वयं को पहचान सकती हैं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक कंप्यूटिंग अवधारणा है जो दैनिक भौतिक वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ने और अन्य उपकरणों के सामने स्वयं को पहचानने में सक्षम होने के विचार का वर्णन करती है। बता दें कि क्योंकि कोई भी वस्तु जब स्वयं को डिजिटल रूप से प्रदर्शित करने में सक्षम होती है तो वह केवल एक साधारण वस्तु नहीं रह जाती बल्कि उससे कहीं अधिक बन जाती है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। 2, यह रक्त तीतर का क्षेत्र है जो सिक्किम का राज्य पक्षी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल तथा यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, अतः कथन 1 सही है। यह पूर्वी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है और उत्तरी सिक्किम में जोंगू घाटी विशेष रूप से औषधीय पौधों से समृद्ध है। महत्वपूर्ण जीव प्रजातियों में यहाँ रक्त तीतर, सिक्किम का राज्य पक्षी, लाल पांडा, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग आदि शामिल है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, किसी उद्यम को MSME के रूप में वर्गीकृत करने तथा सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए उद्यम पंजीकरण अनिवार्य है। 2, वर्ष 2025 तक MSME भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 30% और भारत के कुल निर्यात के लगभग 40% के लिए जिम्मेदार होंगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
2020 द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार उद्यमों को आधिकारिक तौर पर एमएसएमई के रूप में मान्यता प्राप्त करने और विभिन्न योजनाओं तथा लाभों तक पहुंचने के लिए उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। अतः कथन एक सही है। एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत में एमएसएमई का लगभग 98% हिस्सा सूक्ष्म उद्यमों का होगा, लगभग 1.5% लघु उद्यमों का होगा तथा 1% से भी कम मध्यम उद्यमों का होगा। बता दें कि एमएसएमई क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान देता है। वर्ष 2025 तक भारत की कुल निर्यात में इसका योगदान लगभग 40 से 45% होगा। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में तेल आपूर्ति और मूल्य को विनियमित करने के लिए की गई थी। 2. कच्चे तेल का निर्यात करने वाले गैर ओपेक देशों को ओपेक प्लस देश कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन की स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में की गई थी। यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय वियना में है और जो वैश्विक तेल बाजार को स्थिर करने के लिए अपने सदस्य देशों के बीच तेल की आपूर्ति और कीमत का समन्वय तथा विनियमन करता है। अतः कथन 1 सही है। कच्चे तेल का निर्यात करने वाले गैर ओपेक देशों को ओपेक प्लस देश कहा जाता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, सिक्किम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले सिक्किम एक संरक्षित राज्य था। 2. सिक्किम स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और एक नामित बायोस्फीयर रिजर्व है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिक्किम गोवा के बाद भारत का सबसे छोटा राज्य है और यह भारत के पूर्वी हिमालय में पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले सिक्किम एक संरक्षित राज्य था। अतः कथन 1 सही है। यह उत्तर और पूर्वोत्तर में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, दक्षिण पूर्व में भूटान, दक्षिण में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में नेपाल से सीमाएं साझा करता है। सिक्किम स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और एक नामित बायोस्फीयर रिजर्व है। कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सरकार ने किसी भी वर्ष में भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 10 तक सीमित कर दी है। 2. अनुच्छेद 18 के अंतर्गत पद्म पुरस्कारों का प्रयोग उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1954 में स्थापित पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है जिनकी घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है। इनका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को सम्मानित करना है। पद्म पुरस्कार आमतौर पर मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं और उच्च श्रेणी का पुरस्कार 5 वर्ष के बाद ही प्रदान किया जाता है, जब तक कि पुरस्कार समिति कोई अपवाद न करे। यह पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है और इसका उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता। यह प्रतिवर्ष अधिकतम 120 पुरस्कारों तक सीमित है। मरणोपरांत अनिवासी भारतीयों, विदेशियों और भारत की विदेशी नागरिकता प्राप्तकर्ताओं को छोड़कर। अतः कथन 1 सही है। पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सहित को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत नामों के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अतः कथन 2 सही नहीं है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कांत जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कांत जनजाति द्रविड़ भाषाएं बोलती हैं, मुख्यतः कुई और कुवी। 2. कुटिया कांत और डोंगरिया कांत कांत जनजाति के उपसमूह को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।